तो हेलो गैस, अक्षय कुमार की रिसेंटली केसरी चैप्टर 2 मूवी रिलीज हो चुकी है और इस मूवी को मैंने पूरी तरीके से वॉच कर लिया है। इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार, आर माधवन और अनन्या पांडे। और ये मूवी एक सच्ची घटना पे आधारित है। जब जलियांवाले बाग में जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1990 को पंजाब के अमृतसर में हुई, ये बहुत बड़ी दुर्घटना थी जो कि रोलेट एक्ट और दो भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाले बाग में भीड़ जमा हुई थी, जहाँ पे जनरल डायर ने अपनी सेनाओं को भेज के उस बाग को चारों तरफ से घेर लिया था और वहां के निकलने के सारे रास्ते बंद करवा दिए थे। और उन्होंने अपनी सेना को आदेश दे दिया था कि इनके ऊपर वो फायरिंग शुरू कर दे। और इसी हत्याकांड के बेस पे ये मूवी बनी है। और इसकी क्या पूरी स्टोरी, ये जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो ये मूवी स्टार्ट होती है जलियांवाले बाग से, जहाँ पे 13 अप्रैल 1990 को शाम के 5 बजे काफी सारे सरदार अपनी फैमिली के साथ रोलेट एक्ट को रद्द करवाने के लिए नारे लगा रहे होते हैं। तभी ठीक 5 बजे सभी लोगों के ऊपर से मिलिट्री का प्लेन गुजरता है और फिर उसके आधे घंटे बाद जनरल डायर अपनी सेनाओं के साथ वहां जलियांवाला बाग पहुंचते हैं और उनके ऊपर डायरेक्ट गोली बरसाना शुरू कर देते हैं। और वहाँ पे लगातार फायरिंग हो रही थी और उन भीड़ में एक लड़का होता है जो अपनी माँ और अपनी छोटी बहन के साथ आया था। और उस दौरान उसकी माँ और उसकी बहन दोनों मर जाते हैं, बट वो लड़का लोगों के बीच में दब के बच जाता है। फिर यहाँ पे ये बताया जाता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस वॉर में जब अंग्रेजों को और सेनाओं की जरूरत पड़ रही थी, तो ब्रिटिश ने इंडियंस को एक प्रॉमिस किया था कि तुम अपने सारी सेनाओं को हमारे साथ जंग पे भेज दो, बदले में हम तुम्हें आज़ादी देंगे। तो प्रॉमिस की वजह से 15 लाख से भी ज़्यादा लोग ब्रिटिश आर्मी में शामिल हुए थे। और जब ये वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तब अंग्रेजों ने इंडियंस को धोखा दे दिया था और पंजाब, जिसने सबसे ज़्यादा जवान इस युद्ध में भेजे थे, वो अब विरोध में कूद गया। तब प्रोफेसर कृपाल सिंह ने नौजवानों को एक जगह इकट्ठा किया और मिलकर ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी थी। और कृपाल सिंह को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक इंडियन वकील बुलाया जो आज तक कोई भी केस नहीं हारा था, जिनका नाम था शंकर नायर। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शंकर नायर ब्रिटिश के साथ मिलकर कृपाल सिंह को गलत साबित कर देते हैं और उनको जेल भिजवा देते हैं। और इसी खुशी में ब्रिटिश सरकार शंकर नायर को 13 अप्रैल 1990 को एक पुरस्कार देते हुए उन्हें सम्मानित करती है। और दूसरी तरफ जलियांवाले बाग की सच्चाई लोगों के सामने न आए तो मीडिया वाले को एक मुनाफा देकर उन्हें खरीद लेते हैं और उनके सभी कामों को, सबूतों को वो लोग जला देते हैं, क्योंकि जलियांवाले बाग में जो कांड हुआ था उसको वो ये साबित कर सके कि वो एक टेररिस्ट थे। फिर इसके बाद तीरथ आके जनरल डायर को बताता है कि जो आपने वहाँ पे कांड किए थे, उन लोगों को जलाने के लिए शमशान में भी जगह कम पड़ रही है, तो इस पे हम क्या करें। तो जनरल डायर तीरथ को कहता है कि जो भी बची कुछ लाशें हैं उनको नदियों और नालों में फेंक दो। फिर इसके बाद मरे हुए लोगों के लोग आवाज उठाने लगे अंग्रेजों के खिलाफ और सच को सामने लाने के लिए कोशिश करते हैं। तो अंग्रेज सरकार उन सबका मुंह बंद करने के लिए उन्हें 25 रुपए का मुआवजा देती है और उनसे एक कागज पे साइन करवा लेती है। और कुछ कागज में लिखा होता है कि हमें अंग्रेजों से कोई भी शिकायत नहीं है। और अभी भी काफी सारे लोग अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। और ये सब देखने के बाद तीरथ माइकल से कहता है, इन सब का मुंह बंद करवाने के लिए हमें एक कमीशन बिठाना होगा जिसके सारे मेंबर्स हमारे पक्ष में फैसला सुनाए। फिर उसके बाद उस कमीशन बिठाई जाती है और उन लोगों के बीच में शंकर नायर को भी शामिल किया जाता है। और अभी भी नायर अंग्रेजों को साथ दे रहा था। और उसके बाद जब नायर मीटिंग से बाहर निकलता है तो वो उस लड़की को गेट पे देखता है जो कि जलियांवाले बाग में बच गया था। और वह अपने हाथ में एक पोस्टर लिए खड़ा था जिसमें दिखाया जाता है कि अंग्रेजों ने किस तरीके से वहां पे श्रृंगार किया था। फिर उस पोस्टर को देखने के बाद और उस लड़के को देखने के बाद शंकर नायर को कुछ गड़बड़ लगती है। फिर वो कुछ डिटेल निकालता है, थोड़ी जांच पड़ताल करता है। फिर उसके बाद वो उस लड़के के घर जाता है और फिर शंकर नायर उस लड़के से कहता है कि इन सब में कुछ नहीं रखा, तुम पढ़ाई करो और इस सबको छोड़ो। तो फिर वो लड़का शंकर नायर से कुछ ऐसा बोलता है कि मैं प्रोफेसर कृपाल सिंह का बेटा हूँ। फिर वह लड़का ये कहता है कि अगर अंग्रेज जुल्म करके गलत है तो हम चुपचाप जुल्म सह के उससे ज्यादा गलत है। फिर ये सब सुनने के बाद शंकर नायर तीरथ के पास जाता है और उसके सामने इस चीज का सवाल पेश करता है कि उस दिन क्या क्या हुआ था। और शंकर नायर जनरल डायर के ऊपर भी सवाल उठाता है। तो तीरथ उससे ये कहता है कि ब्रिटिश सरकार से आज तक कोई भी जीत नहीं पाया है, तो तुम ये सब छोड़ो। फिर उसके बाद शंकर नायर ये सुनने के बाद दोबारा उस लड़के के घर जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि लड़के ने अपनी नस काट ली है और वो मर चुका है। फिर उसके बाद शंकर नायर चुपचाप अपने घर जा रहे होते हैं क्योंकि वो कुछ कर पाए नहीं थे। फिर तभी इस मूवी में एंट्री लेती है दिलजीत गिल और वह शंकर नायर से ये कहते हैं कि आप मेरे इंस्पिरेशनल हैं। और वो खुद भाग रहे हैं इस जंग से। और वह दिलजीत गिल शंकर नायर को इस तरीके से बोलती है कि शंकर नायर कोर्ट में जनरल डायर के थ्रू केस दर्ज कर देते हैं जलियांवाले बाग के लिए। और जब कोर्ट का पहला दिन होता है तो शंकर नारायण जनरल डायर के वकील को बहुत बुरी तरीके से हरा देते हैं। और उसके बाद जो कोर्ट है वो नेक्स्ट डेट दे देता है, जिसके बाद जनरल डायर टेंशन में आ जाता है कि हमें कोई ऐसा वकील लाना होगा जो शंकर नारायण को हरा सके। तब तीरथ बोलता है कि मैं एक ऐसे वकील को जानता हूँ जो शंकर नायर को हरा सकता है। फिर इसके बाद एंट्री होती
होती है मैकेलनी की। अब इसके बाद हम मैकेलनी और शंकर नायर को फेस टू फेस देखते हैं कोर्ट में, और कोर्ट में शंकर नारायण जलियांवाले बाग की पूरी सच्चाई बताते हैं। फिर उसके बाद मैकेलनी कुछ न्यूज़पेपर को शो करते हैं जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि प्रेस ने बिना कोर्ट के फैसले सुनाए जनरल डायर को न्यूज़पेपर में दोषी साबित कर दिया था, और जिस वजह से जनरल डायर की रेपुटेशन खराब हो सकती है। उसके बाद कोर्ट सभी प्रेस वालों को कोर्ट में न आने का आदेश दे देती है। फिर मैकेलनी जनरल डायर को डिफेंड करते हुए ये बोलते हैं कि जनरल डायर ने जो जलियांवाले बाग में जो किया था वो गलत नहीं था, और वो ये सब साबित करने के लिए एक औरत को बुलाते हैं और उसका नाम होता है मार्था स्टीवेंस। और मार्था स्टीवेंस एक कॉलेज में एक म्यूजिक टीचर थी। फिर मार्था कोर्ट में ये बताती है कि उस कॉलेज में तनवीर चौधरी ने उसका बलात्कार किया था, और जब तनवीर अरेस्ट हो गया था तो उसके गैंग वालों ने तनवीर के लिए 13 अप्रैल 1990 को जलियांवाले बाग में उन सरदारों के बीच में जाके वो छुप गए थे, और उस भीड़ में घुस के वो लोग भड़काने लगे थे कि ब्रिटिश अंपायर की सारी औरतों के साथ बलात्कार करो और ब्रिटिश अंपायर को जला के राख कर दो, और इसलिए जनरल डायर ने वहाँ पे फायरिंग करवाई। बट शंकर नायर के बाद इस चीज का कोई प्रूफ नहीं होता, तो कोर्ट उन्हें फ्राइडे तक का डेट देती है। फिर मैकेलनी ने और जनरल डायर और तीरथ ने मिलकर एक अफवाह ऐसी फैला दी थी कि शंकर नायर एक बलात्कारी का डिफेंड कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि शंकर नायर जैसे कोर्ट से बाहर निकलते हैं फेस पर लोगों ने काला रंग लगा दिया था। फिर इसके बाद कोर्ट में अगले फ्राइडे को दिल्ली गिर्द मार्था से एक सवाल करती है, जब तनवीर ने आपका बलात्कार किया था तो आपने कौन सा हॉस्पिटल में अपना इलाज कराया था। और दिल्ली गिल मार्था से ये भी बोलती है कि जब वो बलात्कार आपके साथ कर रहा था तो आपने चीखी होंगी, चिल्लाई होंगी, तो किसी ने आपकी आवाज सुनी होगी। तो मार्था कहती है कि वहाँ कॉलेज में कोई भी नहीं था और किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी थी। फिर दिल्ली गिल इसके बाद सारा सबूत कोर्ट के सामने रखती है, और उसके बाद ये सब देखने के बाद मार्था थोड़ा डर जाती है, तो वो कोर्ट में सब कुछ सच सच बता देती है कि तनवीर ने उसका कोई बलात्कार नहीं किया था, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, और तनवीर उसका एक स्टूडेंट था। इसके खिलाफ स्कूल के स्टूडेंट भी थे और कॉलेज वाले भी थे। तनवीर और मार्था को एक साथ एक रूम में पकड़ लिया था, और इसके बाद उन लोगों ने इन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया था, और उसके बाद पुलिस वालों ने मार्था को एक ऑफर दिया था तनवीर को बलात्कारी बोल दे कोर्ट में, और इसलिए मार्था ने ये सब बोला था। फिर ये सब होने के बाद भी शंकर नारायण कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पाते हैं कि जनरल डायर दोषी हैं। फिर उसके बाद कोर्ट शंकर नायर को 2 दिन का टाइम देता है। अगर 2 दिन के अंदर शंकर नायर ने कोई भी प्रूफ नहीं दिया तो कोर्ट उनका ये केस खारिज कर देगा। फिर 2 दिन बाद शंकर नायर ने कोर्ट में जनरल डायर से कुछ सवाल करते हैं, और वह सवाल ये था कि आप कोर्ट को बता सकते हैं कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में मिलिट्री ऑपरेशन में आप कैसे इन्वॉल्व थे। जिसके बाद जनरल डायर ये कहते हैं कि करतार सिंह ने मुझे नोटिस दिया था कि डंडा फौज के लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए हैं, और ये सब सुनने के बाद मैं और मेरी फौज जलियांवाला बाग पहुंच गए थे। फिर उसके बाद शंकर नायर ये कहते हैं कि आप उस भीड़ को हटाने के लिए या रोकने के लिए आपने कोई गैस नहीं फेंकी थी या आपने कोई फायरिंग करी थी हवा में। जिसके बाद जनरल डायर ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं किया था। तो शंकर नायर ये कहते हैं कि आपने फिर भीड़ को हटाया कैसे। जिस पर जनरल डायर ये कहते हैं कि वो कोई भीड़ नहीं थी, वो सब टेररिस्ट थे। फिर शंकर नायर ये बोलते हैं कि आपने उन्हें कोई वार्निंग नहीं दी। जिस पर जनरल डायर कहते हैं कि हाँ, मैंने कोई उन्हें वार्निंग नहीं दी। फिर शंकर नायर ये कहते हैं कि आपने कोई भी मिलिट्री लॉ फॉलो नहीं किया और बिना वार्निंग दिए उनके ऊपर सीधा फायरिंग शुरू करवा दी। जिस पर जनरल डायर ये कहते हैं कि मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस है और उन सबके हाथों में हथियार थे, इसलिए मैंने उनके ऊपर फायरिंग शुरू करवा दी। जिसके बाद शंकर नायर ये कहते हैं कि 8, 9, 11 महीने के बच्चे के छातियों में गोलियां लगी थी और उनके हाथ में कौन से हथियार आपने देखे थे। तभी जनरल डायर को डिफेंड करते हुए मैकेलनी बोलते हैं कि कभी कभी देश को बचाने के लिए कुछ लोगों की जान चली जाती है। जिसके बाद शंकर नायर जनरल डायर को एक फोटो दिखाते हैं और ये कहते हैं कि क्या आप इसे जानते हो। इसके बाद जनरल डायर कहते हैं कि नहीं। जिसके बाद शंकर नायर ये कहते हैं कि इसका नाम अख्तर है और ये अख्तर आपकी टीम का ही सोल्जर है। और शंकर नायर कोर्ट में ये भी कहते हैं कि 2 महीने पहले जनरल डायर ने 25 बार उसे अपने लोहे के जूते से बहुत बेरहमी से मारा था और वो रहम की भीख भी मांग रहा था, बट जनरल डायर रुके नहीं थे। जिसके बाद शंकर नायर ये कहते हैं कि ऐसा कौन सा मिलिट्री ऑफिसर है जो अपने ऑफिसर को इतनी बेरहमी से मारता है। जिसपे जनरल डायर गुस्से में आकर ये कहते हैं कि उसकी वही सजा थी। फिर उसके बाद शंकर नायर ये कहते हैं कि बेस पर लेट आने के लिए आपने उसकी 3 हड्डियां तोड़ दी थी। जिसके बाद जनरल डायर ये कहते हैं कि 2 साल पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान मैं बुरमर में पोस्टेड था और एक ऑफिसर के मैसेज करने में 1.5 मिनट की देरी हुई थी, जिस वजह से मैंने अपनी आधी से ज्यादा मिलिट्री फोर्स खो दी थी। जिसके बाद शंकर नायर कोर्ट में ये कहते हैं कि 25 सोल्जर उस रात को शहर में मस्ती करने के लिए निकले थे और यही 25 सोल्जर बेस पर 15 मिनट लेट आए थे और 25 लाते सिर्फ पड़ी एक सोल्जर को जिसका नाम अख्तर था, क्योंकि वो उस टीम का इकलौता हिंदुस्तानी सोल्जर था। जिसके बाद शंकर नायर एक फाइल दिखाते हैं कोर्ट में जनरल डायर की मिलिट्री सर्विस रिकॉर्ड, और ये रिकॉर्ड इस बात का सबूत है कि जनरल डायर दिमागी
रूप से बहुत बीमार है, क्योंकि उनकी बीमारी का नाम है इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर। और उसके बाद शंकर नायर जनरल डायर की बचपन की एक स्टोरी कोर्ट में सुनाते हैं कि शिमला में स्कूल जहां पर जनरल डायर की ये बीमारी शुरू हुई थी, ये यहाँ पढ़ने स्कूल जाते थे, बट उनके हकलेपन की वजह से कुछ हिंदुस्तानी बच्चे उन्हें मजाक में हकला हकला चिढ़ाते थे। और ये नफरत की बीमारी वैसे भी उनके दिमाग में पहले से ही थी, क्योंकि उनके परिवार में उनके पिता हिंदुस्तानियों से बहुत ज्यादा नफरत करते थे। और धीरे धीरे वक्त के साथ जनरल डायर की ताकत और उनका ओहदा भी बढ़ता गया, और दिमाग में हिंदुस्तानियों के लिए खिलाफ नफरत की बीमारी भी उनके अंदर इस कदर से नफरत भरा हुआ था कि उस चक्कर में उन्होंने ये ध्यान भी नहीं दिया था कि बाग तक जाने वाली गली में आर्मी का टैंक जा ही नहीं सकता है। और उन्हें ये सब कैसे दिखता, क्योंकि उनके दिमाग में बस खून ही खून दिख रहा था। और वो ये चाहते थे कि हिंदुस्तानियों को सिर्फ गोली से ना मारा जाए, उन्हें सिर्फ तोपों से भी उड़ा दिया जाए और बहुत बुरी तरीके से कुचल के रोंग के मारा जाए। जिसके बाद शंकर नायर जनरल डायर से ये कहते हैं कि तुम्हें हम हिंदुस्तानियों से घिन आती है और हमारी नस्लों से भी। और इस तरीके से शंकर नायर ने जनरल डायर को उकसा दिया था, जिसके बाद गुस्से में जनरल डायर शंकर नायर को कहते हैं कि तू चुप हो जा, वरना तुझे भी उन हिंदुस्तानियों की तरह मार दूंगा जैसे उन्हें मारा था। अब ये बोलने के बाद जनरल डायर यहाँ पर फंस जाते हैं। उसके बाद कोर्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। फिर तीरथ और मैकेनली और जनरल डायर मिलकर एक प्लान बनाते हैं और शंकर नायर के घर पे पुलिस भेज देते हैं उनको अरेस्ट करवाने के लिए। और नेक्स्ट डे कोर्ट में आकर मैकेनली जज के आगे ये बोलते हैं कि शंकर नायर ने चोरी की थी, क्योंकि उन्होंने जनरल डायर की डॉक्यूमेंट को कैसे निकाला और कहां से उन्हें वो डॉक्यूमेंट्स मिला। जिसके बाद शंकर नायर कोर्ट में नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से कोर्ट फैसला सुना देता है कि जनरल डायर दोषी नहीं है। फिर शंकर नायर को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ वहां से वो घर चले जाते हैं। जिसके बाद उनके पास एक चिट्ठी आती है और चिट्ठी को पढ़ के शंकर नायर रोने लगते हैं। उसमें ये लिखा था कि वो जो लड़का जलियांवाला बाग में जो बच गया था, उसने आत्महत्या नहीं करी थी, बल्कि ब्रिटिश लोगों ने उसको पकड़ के उसका हाथ काट दिया गया था, उसको तड़पा तड़पा के मार दिया था। और ये सब पढ़ने के बाद शंकर नायर दोबारा से दिलीप गिर के साथ मिलकर कोर्ट में एफआईआर दर्ज करते हैं जनरल डायर के खिलाफ। और वो नेक्स्ट डे कोर्ट आते हैं तो वो देखते हैं कि जज चेंज हो चुका था और जज उसे कहता है कि इस केस में अब कोई दम नहीं रहा, तो ये केस आगे तक नहीं जाएगा। और शंकर नायर ये कहते हैं कि हमारे पास और भी एविडेंस है और हमें सिर्फ एक मौका चाहिए। फिर जज ये कहता है कि कोर्ट आपको काफी मौका दे चुका है और जज उनका अपील डिनाई कर देती है। जिसके बाद शंकर नायर कुछ बोलते तो जज उन्हें बोलने का आदेश नहीं देती है और उन्हें डिसमिस कर देती है। जिसके बाद शंकर नायर जज को काफी उल्टा सीधा बोल देते हैं और जज उन्हें सस्पेंड कर देता है। फिर उसके बाद शंकर नायर को हाई कोर्ट के जज को गाली देने के लिए एक कोर्ट में मीटिंग में बुलाया जाता है। वहां पर काफी सारे लोग भी होते हैं और मीडिया भी होती है। फिर वहां पर शंकर नायर रूल 70 बार काउंसिल के जरिए जलियांवाला बाग की सारी सच्चाई दोबारा से कोर्ट के सामने सुनाते हैं। इसे सुनने के बाद उन्हें ये फायदा होता है कि वहाँ पे मीडिया भी थी जो कि उनकी ये बातें सुन के रिकॉर्ड करके अखबार में छाप देगी। और ये सब बोलने के बाद शंकर नायर ये केस जीत जाते हैं। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि जनरल डायर को उनके पद से हटा दिया जाता है और उनको जेल में भेज दिया जाता है और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आगे भी ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे।